फैयाज कुछ ना बोला। उसका निचला होंठ दांतों में दबा हुआ था और आंखें विंड शीट पर थीं। हम उसके विजिटिंग कार्ड वाले पते पर चल रहे हैं, उसने कुछ देर बाद कहा। उर्दू की टांग मत तोड़ा करो। हवालात में देखूंगा कि तुम कितने जिंदा दिल और बाहौसला आदमी हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने से पहले ही मुझे बंद कर दोगे? इमरान ने दर्दनाक लहजे में पूछा और फैयाज ने उसे खूंखार नज़रों से देखने के लिए गर्दन घुमाई। सामने देखो डियर, सामने, वरना गाड़ी अगर किसी जन्नत निगाह से टकरा गई तो। मैं अनाड़ी नहीं हूँ, फैयाज गुर्राया। चुस्त लिबास वाली लड़कियों को मैं जन्नत निगाह कहता हूँ। टेढ़ी वाहियात लफ्ज़ है। तुम बेतुकी बकवास करके ये जताना चाहते हो कि तुम्हें अपने ख़राब हालात की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं। अच्छी तरह समझ लो कि अगर मैं ना पहुँच गया होता तो हल्के के थाने का इंचार्ज तुम्हें हर हाल में थाने ले जाता। इसीलिए मैंने उस नामाकुल को काफ़ी नहीं पिलाई थी। क्या तुम संजीदगी से गुफ्तगू नहीं करोगे? सुपर फैयाज, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। गाड़ी मोड़कर बाएं हाथ वाली सड़क पर चलो। ओहो, तुम्हें उसका पता ज़बानी याद है? फैयाज ने तंजिया लहजे में कहा। मुझसे ही तो मिलने आया था, इमरान ने पुरमसर्रत लहजे में कहा। खामखा उलझाए रखने से क्या फ़ायदा, तुम बता क्यों नहीं देते? चलो चलो उसके घर भी हो आएँ, फिर कुछ बता सकेंगे। आलमगीर रोड पहुंचकर 43 नंबर की कोठी तलाश करने में दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन वो सबसे अलग थलग थी। दूसरी इमारतों से तकरीबन 2-3 फर्लांग के फासले पर दरमियानी जगह पर बेतरतीब बागात फैले हुए थे। गाड़ी कोठी की कंपाउंड के फाटक पर रुकी जो बंद था। इमारत पुरानी और मरम्मत तलब थी। ऐसा मालूम होता था जैसे सालहा साल से दीवारों पर सफ़ेदी भी ना की गई हो। फैयाज ने गाड़ी से उतरकर फाटक को धक्का दिया। वो अंदर से मुकफ्फल नहीं था, खुलता चला गया। अंदर चारों तरफ वीरानी नजर आई। बेतरतीब रुईदगी ने कंपाउंड को जंगल बना रखा था। इमरान गाड़ी ही में बैठा हुआ था। फैयाज ने मुड़कर उसे उतरने का इशारा किया। वो एक नाहमवार रविश से गुजरते हुए पोर्च तक आए। चंद लम्हे वहाँ रुककर एक दूसरे की सूरत देखते रहे। फिर फैयाज ने बरामदे में जाकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर से घंटी की आवाज़ आई। आधे मिनट के इंतज़ार के बाद भी दरवाज़ा न खुला। मेरा ख्याल है अंदर कोई नहीं है, इमरान ने कहा। फैयाज ने दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन वो अंदर से बंद था। ये कैसे मुमकिन है जबकि दरवाज़ा अंदर ही से बंद है? इमरान खामोश खड़ा इधर उधर नज़र दौड़ाता रहा। फिर दफतन, वो देखो, एक पुश स्विच और भी तो है। मुमकिन है तुमने गलत बटन दबाया हो। क्या तुमने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी थी? फैयाज ने झुंझला कर कहा। फिर भी उसे आसमां देखने में क्या हर्ज है, इमरान ने कहा और पुश बटन पर उंगली रख दी। लेकिन इस बार घंटी की आवाज़ न आई। क्यों खामखाह अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हो? फैयाज बड़बड़ाया। लेकिन दूसरे ही लम्हे में अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। अंदर का बोल्ट आवाज़ के साथ गिरा और दरवाज़ा खुल गया। सामने एक वहशत ज़दा सा बूढ़ा नज़र आया जो उन्हें इस्तिफ़हामिया नज़रों से देख रहा था। इमरान ने उसके इस तरह देखने के अंदाज में कोई ख़ास बात महसूस की। क्या राशिद साहब यहीं रहते हैं, माहिर आराजियात? फैयाज ने उससे पूछा, लेकिन वो जवाब देने के बजाय उन्हें हैरान कुन नज़रों से देखता रहा। क्या तुमने सुना नहीं? फैयाज ने झुंझला कर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इमरान सर हिला कर बोला। पुलिस कप्तान गूंगे को भी बोलने पर मजबूर कर दोगे? क्या मतलब? सूरत ही से गूंगा मालूम होता है। गालिबन इसी के लिए दूसरा पुश स्विच भी लगाया गया है। मेरा दावा है कि इसके सिलसिले का इख्तिताम किसी घंटी पर ना हुआ होगा। क्यों? इसलिए कि वो आवाज़ नहीं सुन सकता है। मेरी दानिश में वो कोई रंगीन बल्ब होगा। हो सकता है उस कमरे में जहाँ ये रहता हो। कहाँ के किस्से छेड़ दिए। फैयाज बड़बड़ाता हुआ बूढ़े की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, और जवाब में जो कुछ सुना वो इमरान के ख्याल की तस्दीक करता था। बूढ़े के हलक से बेहंगम सी आवाज़ें निकली थीं और उसने कुछ इस अंदाज में हाथ हिलाए थे जैसे जानना चाहता हो कि वो क्या चाहते हैं। इमरान ने आँखों पर उंगलियों और अंगूठों की मदद से चश्मा सा बनाया और फिर हाथ की जुम्बिश से इस्तिफसार किया कि चश्मे वाला कहाँ है। उसके फ्लैट की बालकोनी में पाई जाने वाली लाश की आंखों पर चश्मा भी था। बूढ़े ने हाथ की जुम्बिश से लाइल्मी का इजहार करते हुए झटके के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। फैयाज झिल्ला कर दरवाजे पर हाथ मारने ही वाला था कि इमरान उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, मेरा ख्याल है इसके अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता, वरना खुसूसियत से उसके लिए पुश स्विच की ज़रूरत ना होती। फैयाज कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर पोर्च की तरफ मुड़ता हुआ बोला, अगर वो यहाँ तन्हा ही रहता था तो सर्च वारंट निकलवाना पड़ेगा।
میرا خیال ہے میں قریب ہی کی کسی عمارت سے فون کر سکوں گا۔ اچھی بات ہے، جاؤ کوشش کرو، میں یہیں ملوں گا۔ ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے۔ چلیے کپتان صاحب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آج صبح آنکھ کھلتے ہی اخبار پر نظر پڑی تھی، اور پڑی بھی کہاں تھی، جہاں فلم اسٹار دھکن بائی کی تصویر تھی۔ پھر وہ گاڑی میں آ بیٹھے اور فیاض ٹیلی فون کے کھمبوں پر نظر ڈالتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر ایک عمارت کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور خود نیچے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے جیب سے چیونگم نکالی اور اسے آہستہ آہستہ کچلتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ڈائری کی تحریر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فیاض واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخ پھر ماہر اراضیات کی کوٹھی کی طرف موڑ دیا۔ میں بے حد بور ہو رہا ہوں کپتان صاحب، عمران بولا۔ خاموش بیٹھے رہو۔ خاموشی کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ اگر کوئی شریف آدمی ہوتے تو دو چار گالیاں ہی دے کر پیچھا چھڑا لیتا۔ فیاض غرایا۔ اور یہ تو بتاؤ کہ اس کے وہاں پہنچنے سے کتنی دیر پہلے تم اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے؟ میں صبح سے فلیٹ ہی میں رہا ہوں کپتان صاحب، میں تسلیم نہیں کر سکتا، تمہاری مرضی۔ گاڑی پھر اس سال خوردہ عمارت کے سامنے رک گئی، لیکن اس بار وہ گاڑی سے نہیں اترے تھے۔ فیاض سگریٹ سلگا رہا تھا اور عمران کنکھیوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ سگریٹ سلگا چکا تو اس نے پوچھا، کیا اس عمارت کے لوگ اس شخص سے واقف تھے؟ کس عمارت کے لوگ؟ جہاں سے تم نے فون کیا تھا۔ ہاں، لیکن بس جاننے ہی کی حد تک جانتے تھے۔ بہرحال یہ بات انہوں نے یقین کے ساتھ بتائی ہے کہ وہ اس گونگے ملازم کے ساتھ یہاں تنہا رہتا تھا۔ عمران کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، ذریعہ معاش کیا تھا؟ معلوم ہو جائے گا، فیاض نے بیزاری سے کہا۔ عمران پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا جو کھلا ہی ہوا تھا، پورچ تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔